अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बाबर इकबाल मेमन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोमेडिकोस। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम जो है वो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे और उसके अलावा हम वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट से शुरुआत करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो है वो डिस्कस करने के लिए क्या है, साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है वो है एंटन वैन ल्यूवेनहुक। उसका नाम है एंटन वैन ल्यूवेनहुक साहब। तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक जो है, सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया क्या है। ही डिस्क्राइब्ड बैक्टीरिया। तो ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, ये क्या चीज है। उसके अलावा ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई। ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। और उसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने जो है वो वाटर को इंस्पेक्ट किया। सो ही फाइंड कि वाटर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बाकायदगी से मूवमेंट करते हैं। तो इन्होंने हमें उनके बारे में बताया कि, और उन्होंने उनको डिस्क्राइब भी किया। उनके नाम क्या है, अलजी को उन्होंने देखा, फंजी को देखा, फंजाई को देखा, और उसके अलावा उन्होंने प्रोटोजोआ को देखा जो कि एक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट हैं। क्या है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट हैं। तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक का यही काम था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हम देखेंगे वो होगा फ्रांसिस्को रेडी। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अच्छा, टू द पॉइंट चलने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक तो एग्जाम का वक्त आ गया है तो टाइम कम है, और दूसरा ये कि हमें पता है कि एग्जामिनर किस टाइप का एमसीक्यूज लेता है। तो जैसे कि हमने पहला जो साइंटिस्ट पढ़ा उसमें से ये सवाल आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था। अब से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के, तो आप उनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। सेम तरीके से अगर वो पूछे कि किस साइंटिस्ट ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी, तो वो भी एंटन वैन ल्यूवेनहुक। तो इस वजह से मैं जो हूँ वो टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। अब सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है फ्रांसिस्को रेडी, एफ रेडी भी जिनको हम लिखते हैं शॉर्ट में। तो फ्रांसिस्को रेडी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी। मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी और एक्सपेरिमेंटोलॉजी। अब इनको ये क्यों कहा जाता है, असल में पुराने दौर में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनका ये मानना हुआ करता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा होते हैं। पुराने जो साइंटिस्ट होते थे जैसे कि अरस्तु हो गया, इनका ये मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
ये कहां से पैदा होते हैं? नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग से। तो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया कि थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने जो है वो डिस्प्रूव किया था इस थ्योरी को। ही डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ spontaneous generation. Sorry. So he disproved the theory of spontaneous generation through his experiments. अब मैं यहां पे एक पिक लगा लूंगा, उस पिक के जरिए हम समझते हैं कि उन्होंने क्या किया था। एक मिनट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम वो पिक लगाएं और उस पिक के जरिए हम समझते हैं कि क्या 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 था उन्होंने। अब फ्रांसिस्को रेडी साहब ने क्या किया था कि यहां पे उन्होंने 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने 3 बोतल्स ली थी, उनमें से एक बोतल को उन्होंने टोटली बंद कर दिया था। दूसरी जो बोतल थी उसको उन्होंने जार या जो जो हम कहते हैं नेट, उसके जरिए ढक लिया था। और तीसरी जो जार थी उसको उन्होंने खुला छोड़ दिया था। और उन तीनों बोतलों के अंदर मरा हुआ गोश्त या मेगोट था, मरा हुआ गोश्त था। अब उन्होंने नोट किया कि जो खुली बोतल थी उसके अंदर जो है वो कुछ लार्वा पैदा हो गए, मेगट पैदा हो गए, जिसके जो आगे जाके फिर कन्वर्ट होते हैं इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो दूसरी जो बोतल थी जो कि नेट से बंद थी, नेट से यानी उसके अंदर हवा तो आ जा सकती थी, एंड एयर इज ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसके अंदर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और तीसरी जो बोतल थी वो तो बिल्कुल भी बंद थी, उसके उसके ऊपर तो जार नेट नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर डायरेक्टली ढक्कन लगा हुआ था, बंद थी, कंप्लीट बंद थी। उसके अंदर भी इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ जो गोश्त था वही गोश्त था। उसके अंदर ना कुछ मेगोट पैदा हुए, ना कुछ भी नहीं पैदा हुआ। तो उसका नतीजा ये था कि जो खुली बोतल थी उसके अंदर फ्लाइज जा रही थी, मक्खियां जा रही थी, मुख्तलिफ इंसेक्ट्स जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो मेगोट पैदा हो गए, वहां पे जो है वो लार्वा पैदा हो गए। जो बंद बोतल थी या जिसपे नेट लगी हुई थी उसमें कुछ भी नहीं पैदा हो सका। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, कि जिसमें कहा जाता था कि नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनमें से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, उसको इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। तो इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी या फादर ऑफ जो है वो एक्सपेरिमेंटोलॉजी कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर। अब जो हमारा जो थर्ड साइंटिस्ट है उनका जो नाम है वो है लुइस पास्चर। अब लुइस पास्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने एक प्रोसेस की वजह से, जिसका नाम है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। असल में ये जो साइंटिस्ट था इन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है यही डिजीज भी काज करता है, और इसके अलावा ये क्या करता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो इन्होंने जो है वो पास्चुराइजेशन प्रोसेस दिया। पास्चुराइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि चीज़ों को हम हीट करते हैं, हीट देते हैं। जैसे कि 100 सेंटीग्रेड हो गया तो उस पर हमने किसी चीज़ को उबाल लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दूध खराब हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है,
तो उसको बचाने के लिए हम जो है उसको पास्चराइज करेंगे, उसको हीट अप करेंगे ताकि दूध जो हो वो कन्वर्ट ही ना हो। और उसके अलावा इस प्रोसेस के जरिए, पास्चराइजेशन के जरिए इन्होंने क्या किया कि बाय यूजिंग पास्चराइजेशन प्रोसेस ही सेव्ड वाइन, बियर एंड सिल्क इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो कंट्री था उसमें इन्होंने इस पास्चराइजेशन को इंट्रोड्यूस करके वाइन, बियर और सिल्क को सेव कराया, बचाया। तब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं कि जो है वो पास्चराइजेशन किस साइंटिस्ट ने प्रोसेस दिया था, तो लुईस पास्चर। उसके अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो फर्मेंटेशन भी काज करते हैं, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये भी हमारे पास लुईस पास्चर ने दिया था। अच्छा, इनकी एक और मेन पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी। उन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी दो डिजीजेस की, एक एंथ्रेक्स की और दूसरा रेबीज की। ठीक है, तो अब ये जो है बात ये है कि मैं यहाँ पे डिजीज एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ साइंटिस्ट के जो काम है वही दिए गए हैं। तो ये है थर्ड साइंटिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे चलें फोर्थ साइंटिस्ट की ओर। हमारा जो लास्ट साइंटिस्ट है वो है फोर्थ वन, रॉबर्ट कोच। इनका कुछ खास जो है वो काम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो टेक्निक्स दरियाफ्त की थी जिसके जरिए इनको ये पता चला कि बैक्टीरिया जो है ये काज है डिजीज का, ये काज है, ही इज द काज ऑफ डिजीजेस, जिनमें इन्होंने जो है वो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जिसकी जो है वो वैक्सीन बनाई थी लुईस पास्चर ने, एंथ्रेक्स की जो है वो डिजीज की साइकिल इन्होंने कंप्लीटली हमें बताई कि किस तरीके से जो है वो एंथ्रेक्स हमें हो सकती है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो कुछ टेक्निक्स बताई जिसके जरिए हमने पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा एंड कोलेरा का जो काज है वो एक बैक्टीरिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी साइंटिस्ट। तो इसके बाद जो है हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में। उसकी मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम टेबल बनाएं। So now guys, we are back with the table of difference between the prokaryotes and eukaryotes. So सबसे पहले जो जब भी किसी वर्ड को हम देखते हैं तो हम यही टेक्निक इस्तेमाल करके आए हैं कि हमने उस वर्ड को तोड़ा है। तो सबसे पहले हम यूकैरियोट्स के वर्ड को तोड़ेंगे, तो यू का मतलब है ट्रू, यानी जो चीज सही में एग्जिस्ट करती हो, ट्रू मीन्स सच्चा। एंड कैरियोट्स, कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियन वर्ड से लिया गया है, तो उसका मतलब है इसके पास जो है वो ट्रू वाला न्यूक्लियस मौजूद है। प्रो, प्रोकैरियोट्स को तोड़ेंगे प्रो एंड कैरियन में। प्रो का मतलब है बिफोर, कैरियन का मतलब फिर से वही न्यूक्लियस। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। अब जैसे कि मीनिंग से जाहिर है यूकैरियोटिक्स यानी ट्रू न्यूक्लियस, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल यस, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बिल्कुल, जैसे कि ह्यूमन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, पेयर में। अगर सिंगल में करें तो 23 पेयर्स और 46 वैसे टोटल नंबर मौजूद होता है। तो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, वो भी मल्टीपल इन नंबर मौजूद होते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल फॉर्म में मौजूद होता है क्रोमोसोम। और उसके बाद अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक इज ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो सेल होता है। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे बिल्कुल, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खुद एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में जो होता है यूकैरियोटिक्स में हमारे पास माइटोसिस होता है। एंड अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहां पे जो होता है ये बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो यूकैरियोटिक्स में हमारे पास सारे जो भी मल्टीसेलुलर हो गए, मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गए, वो सारे हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और यहां पर प्रोकैरियोटिक्स में हमारे पास सारे यूनिसेलुलर आ जाते हैं। फिर वो इधर बैक्टीरिया हो गया, और उसके अलावा हमारे पास जैसे कि हमने प्रोटोजोआ देखा था वो आ गया। अब मल्टीसेलुलर में हमें पता है कि हम खुद आ गए, ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए, और उसके अलावा और भी अदर ऑर्गेनिज्म आ गए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, अब जो हम देखेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। ये हमारे चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है, और इसके साथ साथ हमारा माइक्रोबायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म होगा। तो सबसे पहले वायरस, वायरस सबसे पहले क्या है कि वायरस इज नॉट अ सेल। तो क्या हो गया कि पहली खासियत ये हो गई कि वायरस इज ए नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ये नॉन सेलुलर है। तो इस पे ये सवाल आ गया कि नॉन सेलुलर है तो क्या ये लिविंग है। अब इसके वायरस की एक खासियत है, इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मौजूद है। सबसे पहले ये आ गया कि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये सेकंड पॉइंट आ गई कि इसके पास प्रोटीन का एक कोट होता है। इसके पास क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। कैप्सिड का नाम देते हैं, कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट जो कि वायरस में मौजूद होता है। थर्ड वन पॉइंट ये है कि वायरस के अंदर जो है ये डीएनए या तो आरएनए मौजूद होता है। डीएनए आइदर आरएनए मौजूद होता है, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज मौजूद होगी, दोनों एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस। क्या मतलब है इससे, इसका मतलब यह है कि ये बच्चे दे सकते हैं, ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज अ लिविंग कैरेक्टर, क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही बच्चे दे सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड वायरस कैन रिप्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि इसमें लिविंग कैरेक्टर भी है, उसको हम मुर्दा ऑर्गेनिज्म हरगिज नहीं कह सकते। हाँ, वो अलग बातें आगे मैं दिखाता हूं आपको, क्या अलग बातें। दे हैव नो एंजाइम्स, दे हैव नो एंजाइम्स, इनके अंदर एंजाइम नहीं होते। दे आर, बताता हूं, दे आर obligate intracellular
इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। क्या मतलब है मेरी इस लास्ट पॉइंट का? इसका मतलब यह है कि ये तभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी जिंदा रह सकते हैं जिस वक्त ये एक होस्ट के अंदर हो, एक मेजबान के अंदर हो, जहां पे चूंकि इनके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी मशीनरी नहीं होती, तो ये अपने होस्ट के एंजाइम्स को, अपने होस्ट के मशीनरी को, अपने होस्ट के डीएनए वगैरह को यूज करते हैं और उसके तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जो जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछने के लिए, वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसमें हम जो है वो सेकंड चैप्टर को शुरुआत करेंगे, या और उसके बाद हम एमसीक्यूज की भी सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम जो है वो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।